जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे पिता ने मेरी शादी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्रदराज आदमी से कर दी, जो हमेशा मुझ पर रौब दिखाता और मैं हमेशा डरी सहमी रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। फिर एक दिन शराब के नशे में मेरे पति ने मेरे साथ जो किया, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं नुपुर मनोविज्ञान विषय से मानसिक रोगों पर रिसर्च कर रही हूँ। इसी सिलसिले में मैं अपने क्षेत्र के मेंटल असाइलम आई हूँ और अधीक्षक से क्रिटिकल केसेज की जानकारी ले रही हूँ। तभी अचानक चीख पुकार मच गई। हाँफती हुई केयर टेकर और उसके पीछे 4 वार्ड बॉय भी दौड़ते हुए आए। सर, वो 18 नंबर वाली ने आग लगा ली है। व्हाट? कब? कैसे? सर, वो पता नहीं सर। आप देखिए सर। मुझे बैठने का इशारा कर वे द्रुत गति से केयर टेकर के पीछे चले गए। 1.25 घंटे के बाद वे दोबारा अपने कमरे में आए। वे काफी परेशान लग रहे थे। इज एवरीथिंग ऑल राइट सर? नो एक्चुअली, यहाँ भर्ती एक औरत ने आग लगा ली है। 80% झुलस गई है। ओह सैड सर। पुलिस इंक्वायरी होगी अब। कौन है ये औरत सर? क्या मैं जान सकती हूँ? कुछ साल पहले ही यहाँ आई है। वैसे शांत है, कभी कभी अग्रेसिव हो जाती है। घर वालों का सपोर्ट मिलता तो दवाओं से ठीक हो जाती, लेकिन घर वाले यहाँ छोड़ गए। सब कुछ बता पाना संभव नहीं। तुम्हें कुछ अलग केस के बारे में जानना था ना? एक काम करो, एक डायरी है जो इसके घर वाले इसके सामान के साथ दे गए थे, तुम उसे पढ़ो, शायद उससे कुछ हेल्प मिले। पर कल तक वापस कर देना। श्योर सर। उन्होंने प्यून से डायरी मंगवाकर मुझे दे दी। लाल रंग की वह डायरी, कवर पेज पर गणेश जी का चित्र बना था और अंदर खूबसूरत अक्षरों में लिखा था मंजूषा। घर आते ही मैं डायरी खोलकर पढ़ने बैठ गई। एक भोली मासूम सी लड़की की तरह शुरुआत में उसने अपने सपने, अपनी रोजमर्रा के क्रियाकलाप लिखे थे। बीच के पन्ने खाली थे। फिर लगातार बहुत लिखा गया था। अचानक पन्ने पलटते पलटते मैं चौंक गई। यहाँ उसने जो लिखा था, शायद यही उसके आज की स्थिति में पहुँचने का कारण था। उसने लिखा था, फोन फिर बज रहा है। मैंने देखा ये उसी की 18वीं कॉल थी। कॉल। मैंने वह नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। हालांकि मैं जानती हूँ इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। पर क्या करूँ, किससे कहूँ, कौन समझेगा? हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? और नहीं, बस अब और नहीं। मैं पन्ने पलटती गई। आगे लिखा था, कुछ महीनों पहले की ही तो बात थी। बहुत खुशहाल तो नहीं, पर जिंदगी ठीक ठाक सी अपने ढर्रे पर चल रही थी। सब कुछ तो था मेरे पास। बड़ी शानदार कोठी, सास ससुर, नंदों से भरा पूरा परिवार, 2 प्यारे बच्चे और अपने क्षेत्र में बेहद सफल क्रिमिनल लॉयर, दबंग व्यक्तित्व के मालिक मेरे पति। इतने लोगों और ढेर सारे नौकर चाकरों के बाद भी कुछ था जो खोया हुआ सा था। मेरी खुशी। मैं खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? किस चीज की कमी है? अक्सर लोग पूछते, बहनें पूछती, क्या कहूँ, किससे कहूँ कि जीवन जीने के लिए सिर्फ भौतिक सुख साधनों की जरूरत नहीं होती। कुछ एहसास भी जरूरी होते हैं जो दब चुके हैं सालों पहले। 18 बरस की सपने देखने की उम्र में ही गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में थमा दी गई। खूबसूरत होना भी एक गुनाह है शायद। अगर बेटी गरीब की हो तो सच में ये श्राप है। शहर के जाने माने मजिस्ट्रेट ने मुझे अपने बेटे के लिए चुना था। इस बात से मेरे माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने उम्र का इंतजार भी नजरअंदाज कर दिया। ये मुझसे पूरे 13 वर्ष बड़े थे। ब्याह होकर आई तो बेहद डरी हुई थी। यही पाया कि ये ब्याह पूरी तरह बेमेल था। अंतर सिर्फ उम्र और स्टेटस का नहीं, हर स्तर पर था। सबसे बड़ा अंतर हम पति पत्नी के नजरिए का था। खैर, पहले ही दिन से पति के रौब का ऐसा असर पड़ा कि मैं उनके हर आदेश पर झुकती चली गई। वे मुझे पति कम, मेरे मालिक ज्यादा लगते। उनसे हर वक्त डरती रहती। कभी खुलकर अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाई। धीरे से एक दिन पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो इन्होंने जिस तरह से खा जाने वाली नजरों से घूरा कि मेरी आवाज हलक में ही अटक गई थी। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पढ़कर कौन सा तीर मारोगी? माँ बाबूजी की सेवा के लिए लाया हूँ ब्याह कर, पढ़ाने लिखाने नहीं। उस दिन के बाद पढ़ने की कभी कोई बात नहीं हुई। माँ की दी सीख के अनुसार ससुराल में सबको खुश रखने का भरकस प्रयास करती। सब खुश भी थे मुझसे। साल बीतते बीतते माँ बनने की खुशखबरी भी मिल गई। इतनी जल्दी मैं माँ बनने को तैयार ना थी, पर घर में सभी को बच्चे की जल्दी थी। सो सबकी इच्छा के आगे भला मेरी क्या चलती। बच्ची के जन्म के समय मैं चाहती थी
कि मेरे पति मेरे पास रहें, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारें, लेकिन उनकी व्यस्तताएं बढ़ती ही जा रही थीं। वे सुबह कोर्ट निकल जाते, दोपहर में भोजन के लिए आते, थोड़ा आराम करके फिर कोर्ट निकल जाते, फिर सीधा रात में ही घर में घुसते, फाइलों के ढेर के साथ। घर के ही एक कमरे में बने ऑफिस में ही कई बार आधी रात तक फाइलों से सर खपाते रहते। मैं बात करने को भी तरस जाती। मैं उन्हें बताना चाहती कि आज मैंने क्या क्या किया, कि आज मैंने बच्चे की धड़कन महसूस की, कि आज बच्चे ने पहली बार लात मारी, लेकिन उनके पास ये सब सुनने के लिए वक्त कहाँ। बच्ची के जन्म के बाद भी यही शेड्यूल बना रहा। शिकायत का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि शिकायत सुनने वाला कोई था ही नहीं। हार कर मैंने अपने इस जीवन को ही अपनी किस्मत मान लिया था। मैंने बच्ची में मन लगाना शुरू किया, उसमें अपना बचपन खोजने लगी। समय अपनी गति से बीत रहा था। देखते ही देखते मैं एक और गोल मटोल से बेटे की माँ भी बन गई। मेरी खुशियाँ, मेरी आशाएं, अपेक्षाएं सब अपने बच्चों तक सीमित होकर रह गई थीं। कभी मायके जाती तो अपनी हम उम्र सहेलियों को ठिठोली करते देख मानो फिर से वही पुरानी मंजूसा बन जाती। जी भर कर जीने की कोशिश करती, पर ये दिन ज्यादा देर तक स्थायी न रह पाते। मायके में मुझे ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं थी। माँ बाबूजी कटकर रह जाते, मानो अपनी हैसियत से ऊंचे खानदान में लड़की ब्याहने की यही सजा हो। मेरी शादी हुए 16 साल बीत चुके थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन घर मिलने आई बहन ने कहा, लाओ दीदी, आपका फेसबुक अकाउंट बना दूं। नौकर चाकर होने के बाद भी सारा दिन बस घर में खटती रहती हो। छोड़, मुझे इतना टाइम कहाँ। मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई। अरे करना ही क्या है, यहाँ परिवार वाले, स्कूल के दोस्त, पुराने बिछड़े सब यहीं मिल जाएंगे। कभी कभी ऑनलाइन आकर मिलजुल लिया कर, और क्या। अच्छा, सबसे फेसबुक पर मिलना हो जाएगा। बना दे मेरा अकाउंट और मैनेज करना भी सिखा दे। फेसबुक अकाउंट बन गया और बहन ने मेरी एक अच्छी सी तस्वीर भी डीपी में लगा दी थी। कुछ परिवार वालों को रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। काम से फुर्सत होकर मैं कभी कभी फेसबुक देख लेती। सबको जन्मदिन की बधाई देना और डीपी पर लाइक करने के अतिरिक्त कुछ नया या मन बांधने जैसा कुछ भी ना मिलता तो 5 मिनट में ही बंद भी कर देती। एक रात देर तक पतिदेव ऑफिस में ही बैठे रहे। मैं फेसबुक चलाकर इंतजार के लम्हे काट रही थी। तभी एक नोटिफिकेशन चमका। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी। यूं तो मैं रुचि न होने की वजह से रिक्वेस्ट न देखती, न कन्फर्म करती, पर उस दिन समय काटने के लिहाज से मैंने रिक्वेस्ट भेजने वाले की प्रोफाइल खोली। शिवम मिश्रा, आयु 24 साल, गोरखपुर। भेजने वाले की डीपी काफी आकर्षक थी। मैं देखने लगी। काफी तस्वीरें थीं, काफी सारी मनोरंजक पोस्ट भी थीं। ऐसा लगता था ये शिवम काफी मौज मस्ती और हंसने वाले स्वभाव का बंदा था। मैं मुस्कुरा पड़ी। इतने सालों बाद आज अनायास मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इनके आते ही मैंने फेसबुक बंद करके फोन रख दिया, पर इन्होंने तो मुझ पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई और बेड पर एक तरफ पीट कर सो गए। एक कराह सी मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और मैं कब से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि ये आएंगे और एक मुबारकबाद मुझे जरूर देंगे। मेरी कोई मांग नहीं कि गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, बस इतना ही चाहा था कि एक बार प्यार से अपने हाथों में मेरा हाथ ले लें और मेरे जन्मदिन पर मुझे सिर्फ एक प्यार भरी मुबारकबाद दे दें। लेकिन हर बार की तरह ये रात भी यूं ही गुजर गई। दोपहर सब काम से फारिग हो गई थी। बस लंच पर इनके आने का इंतजार था, ताकि गर्म रोटियां सेक कर खिला सकूं। थोड़ी देर सुस्ताते हुए फोन उठाया तो एक और नोटिफिकेशन चमक रहा था। मैसेज रिक्वेस्ट था। देखा तो ये कल वाले लड़के की ही मैसेज रिक्वेस्ट थी। लिखा था, रिक्वेस्ट कबूल करने का क्या लेंगे मोहतरमा, कब से आवेदन किया है, कृपा कर निवेदन स्वीकार करें। उसे ऐसी भाषा शैली पर हंसी आ गई। मैंने अभी उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं की थी, न ही मैसेज का कोई जवाब दिया। पतिदेव आ चुके थे। मैंने झटपट खाना लगाया। स्पेशल लंच की ओर भी उनका ध्यान नहीं गया। खाना खाते हुए भी लगातार फोन पर बात करते रहे। मन में कहीं ये इच्छा फिर एक बार उठकर दफन हो गई कि वे मुझे बर्थडे विश करते। खैर, उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक अपने मायके वालों से फोन पर बात करती रही। मन भारी होता जा रहा था। रात में भी खाना खाकर वे सोने चले गए तो मेरे सब्र का बांध टूट गया।
क्या मैं सिर्फ एक काम वाली की हैसियत रखती हूँ? वो भी पगार लेती है, छुट्टियाँ लेती है। मैं तो बिना पगार बिना छुट्टी वाली बाई हूँ। आंसू पोंछते हुए न जाने क्यों मैंने फोन उठाया, नेट ऑन किया तो फिर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने जिज्ञासा बस देखा, उसी लड़के ने फिर मैसेज भेजा था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी तो मत करिए मैम, पर बर्थडे विश तो ले लीजिए। हैप्पी बर्थडे मैम। मैं आश्चर्यचकित थी। मेरे सो कॉल्ड अपने घोड़े बेचकर सो गए और 24 घंटे में एक बार भी विश नहीं किया। और ये पराया लड़का, इसे क्या पड़ी है विश करने की? ना चाहते हुए भी मेरी उंगलियों ने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। मैंने टाइप किया थैंक्स और सेंड कर दिया। फिर आश्चर्य, वहां से तुरंत जवाब आया, मैसेज रिक्वेस्ट कबूल करने का शुक्रिया मैडम। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट कब कबूल करेंगी? मैं अनजानों का मित्रता निवेदन स्वीकार नहीं करती। ठीक है, तो कुछ दिन बात कीजिए, जब अनजाना ना रहूं तब मित्र बना लीजिएगा। साथ में मुस्कुराते हुए 2 इमोजी भी थे। अरे मुझे नहीं करनी तुमसे बात। पर क्यों मैम, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? बदतमीज मवाली लगता हूँ? ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे इसमें कोई रुचि नहीं, ना इतना टाइम है। मैसेज कर मैंने नेट ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगी। 2 दिन तक मैंने फेसबुक लॉगिन ही नहीं किया, न नेट ऑन किया। लेकिन लोग शांत एकांत में भी नहीं रहने देते। बहन ने फोन किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किए, तुमने देखे नहीं? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस फुर्सत नहीं मिली। मैंने टालने की कोशिश की, पर उसके इसरार पर नेट ऑन करना ही पड़ा। नेट ऑन होते ही मैसेंजर के मैसेज पॉप अप होने लगे। हाय राम, इतना कौन याद कर रहा है मुझे? मैंने मन ही मन सोचा। व्हाट्सएप से पहले मैसेंजर ही खोल लिया। उसी के मैसेज थे, एक दो नहीं ढेरों। मैसेज पर मैसेज, मैम सुप्रभात, मैम आज ऑनलाइन नहीं आई आप, लगता है आप नाराज हैं मुझसे। सॉरी, पर प्लीज ऑनलाइन आइए, आज दूसरा दिन है। आज भी आप नहीं दिखी। क्यों? उदासी भरे इमोजी। क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक नहीं है ना? मैम मुझे अब चिंता हो रही है। ईश्वर करे आप ठीक हों। नाराजगी, उदासी, तबीयत खराब, जो भी है बताइए प्लीज। उसके बाद एक के बाद एक लगातार दुखी भाव प्रदर्शित करने वाले इमोजी थे। हद है, ये लड़का पीछे ही पड़ गया है। चाहता क्या है आखिर? ये तो तय था कि मैं फेसबुक पर नहीं आऊं तो भी ये मैसेज भेजता रहेगा। सोचा इससे बात ही कर लूं, मैं ठीक हूं और फालतू मैसेज भेजना बंद करूं। 5 मिनट बाद ही जवाब आया। फिर फेसबुक से नाराजगी थी या मुझसे? तुम सारा दिन ऑनलाइन रहते हो, कोई काम नहीं है क्या? आपके मैसेज के इंतजार में ऑनलाइन हूँ, वरना बैला नहीं हूँ। खेती बाड़ी है, बटाई पर खेत दिए हैं और भैया के साथ उनके बिजनेस को देखता हूँ। मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझे। इस पर आपका जोर नहीं मैम, आप मुझे रत्ती भर भाव ना दें, पर मैं करूँगा आपकी चिंता, ये मेरी इच्छा है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम मेरे, जो चिंता कर रहे हो? मेरे घर वाले हैं मेरी चिंता करने को। जी मैम, आप खुशकिस्मत हैं जो इतने लोग हैं आपके लिए, पर मुझे और कुछ नहीं तो एक अदना सा दोस्त या शुभचिंतक ही समझ लीजिए। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। जब तक दोस्त स्वीकार नहीं करेंगी, पीछे पड़ा रहूंगा। ब्लॉक करेंगी तो दूसरी तीसरी आईडी से आऊंगा। पर क्यों? आप अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत अच्छी। आपको देखकर लगता है आपसे बातें करूं। ओह चुप करो, यकीन करिए मैम, बस आपसे बात करना अच्छा लगता है। गुस्सा आ रहा है अब मुझे, कर लीजिए गुस्सा। खूबसूरत लोगों पर गुस्सा जचता है। गुस्सा करते हुए अपनी पिक भी भेज दीजिएगा। मैं खूबसूरत, कोई और नहीं मिला बनाने को? माँ कसम, इतना सुंदर चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा। आंखें हटती ही नहीं, तभी तो आपको रिक्वेस्ट भेज दी। पर कहते हैं ना, खूबसूरत लोग संगदिल होते हैं। आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। बकवास बंद करो, मुझे और भी काम है। अब मैसेज मत करना, कहकर मैंने नेट ऑफ कर दिया। मैं सुंदर, 16 साल पीछे चली गई मैं। शुरू शुरू में सास कहती थी चांद का टुकड़ा लाई हूँ अपने बेटे के लिए, पर पतिदेव ने शायद ही कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो। उनकी नज़रों में कभी अपने लिए प्रशंसा जैसा कोई भाव ना देखा। वे बिस्तर पर कभी कभी मेहरबान होते तो भी एक दाता का भाव रखते, मानो इस तरह वे मुझ पर एहसान कर रहे हों। एक गहरी सांस लेकर मैं अपने कामों में बिजी हो गई, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती रही। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। बकवास।
मैंने अपना सर झटक दिया, पर आज नहा धोकर आईने के सामने खड़ी हुई तो ना चाहते हुए भी बरबस खुद को निहारने लगी। आप खूबसूरत हैं। उसकी बात दिमाग में चलने लगी। ओह, उसकी बातें। आज बरसों बाद जी भरकर खुद को आईने में निहारा और स्वयं पर ही मुस्कुरा दी। रात को पतिदेव खर्राटे भर रहे थे, पर मेरी आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। फेसबुक खोला तो आशानुरूप कुछ ही मिनटों बाद उसका मैसेज आया, सोई नहीं आप? मैंने मैसेज अनदेखा कर दिया। उसके 2-4 और भी मैसेज आए, पर मैंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। सुबह उठकर मैसेंजर चेक किया, उसका कोई नया मैसेज नहीं था। चलो, शायद समझ गया कि मुझे उसकी पंचायत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आश्चर्य हुआ मुझे जब पूरे दिन उसका मैसेज नहीं आया। आज छठा दिन था और अब तक उसका कोई मैसेज नहीं आया था। शायद समझ गया है कि मैं उसे नज़रअंदाज करती हूँ, पर कहीं वह बीमार तो नहीं। मुझे क्यों चिंता हो रही है? मैं खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। एक बार पूछना तो चाहिए, पर वह क्या सोचेगा? मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। उसके दोस्तों ने उसे टैग करके उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए पोस्ट की थी। ओह, मतलब वह सच में बीमार है। एक बार तो पूछना ही चाहिए। हेलो, कैसे हो? हिचकिचाते हुए मैसेज किया मैंने। कोई घंटे भर बाद जवाब आया, आपने पूछ लिया, अब अच्छा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? एक्सीडेंट? कब, कहाँ, कैसे? जब आपने मेरे मैसेज देखकर भी जवाब नहीं दिया, तब आपके नज़रअंदाज करने की वजह से भग। सच बताओ, कैसे हुआ? मैं झूठ नहीं बोलता मैम। आपने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया था, जबकि मैं सिर्फ आपके लिए इतनी देर तक ऑनलाइन था। मुझे हताशा भी हुई, गुस्सा भी आया खुद पर। दोस्तों के साथ बाइक पर ड्राइव पर निकला था। गुस्सा हावी था। तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से बाइक स्लिप हो गई। ज्यादा तो नहीं लगी। इस पर उसने अपनी तस्वीर भेज दी। हाथ और चेहरा जख्मी हुए थे। चेहरे पर एक तरफ कान के ऊपर टांके आए थे। हाथों में जख्म ही जख्म थे। मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जल्दी ठीक हो। गेट वेल सून। आप बात करती रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये क्या पागलपन है? अब है तो है, सिर्फ आपके लिए है। आप स्पेशल हो मेरे लिए। एकदम से दिल धक कर गया मेरा। ऐसा तो कभी इतने सालों में किसी ने नहीं कहा मुझसे कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। और ये पराया लड़का। तुम आराम करो, फिर बात करेंगी ना? हाँ पक्का। हाँ पक्का, अब आराम करो। आज शाम मंदिर में दीपक जलाते हुए मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की थी। अब ये एक सिलसिला बन गया। मैं रोज कभी 10, कभी 15-20 मिनट उससे बातें करती। उसके जख्म तेजी से भर रहे थे। वह रोज अपनी तस्वीर मुझे भेजता और पूछता, मेरी स्मार्टनेस में कोई कमी तो नहीं आई ना? मैं हंस देती, नहीं, बहुत स्मार्ट हो। कोई लड़की पसंद तो कर लेगी ना? टाँकों के निशान देखकर भगा तो नहीं देगी? नहीं बाबा, आंख बंद करके पसंद कर लेगी। कैसे विश्वास करूं? आपने तो अभी तक पसंद नहीं किया। पेंडिंग में डाल रखी है रिक्वेस्ट। ओहो, लो एक्सेप्ट कर ली। धन्यवाद मोहतरमा। मैं हंस पड़ी। आप हंस रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं मन पढ़ लेता हूँ बिना देखे। आप चाहती हो देखकर पढ़ूं तो आप वीडियो कॉल कर सकती हो। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। डर गई आप? कैसा डर? यही कि आपको देखकर आपके दिल की सारी बातें न जान जाऊं। सटअप। ओके, हो जाता हूँ सटअप। नहीं कहूँगा कुछ। मैं कहाँ कुछ होता हूँ कुछ कहने वाला। आराम करो, मैं कल मिलती हूँ। आज उसका बर्थडे था। मैंने विश किया तो चहक कर बोला, गिफ्ट नहीं दोगी? क्या गिफ्ट चाहिए? नाराज तो नहीं होंगी आप? बताओ तो बिना जाने कैसे कह दूं। एक वीडियो कॉल, बस 5 मिनट की प्लीज। ओह, ये लड़का। लो उठाओ कॉल। वीडियो कॉल पर वह चहक उठा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगा था कि डांट दोगी। बर्थडे है इसलिए इजा गिफ्ट समझो। हाँ समझ गया, वरना कहाँ आप कहाँ मैं। भला आप जैसी अजमो तरीन खूबसूरत शख्सियत मुझे क्यों वीडियो कॉल करेगी? उसने जिस तरह से मुंह बनाया, मेरी हंसी छूट गई। पागल, आपकी वजह से। दोनों हंसने लगे। इस हंसी मजाक में पता ही ना चला कब वह मैम से सीधा नाम लेने लगा। आपसे तुम पर आ गया। उससे बातें करना अब मुझे भी भाने लगा था। वह अपनी बातों से मुझे हंसाता रहता, मेरी परवाह करता, मेरे हर काम की तारीफें करता। जब भी किसी भी वजह से मैं मायूस होती तो वह अपनी बातों से एक नई ऊर्जा भर देता। मैं एक अनजान सी खुशी महसूस करने लगी थी। दिन गुजर रहे थे। मैंने कब आईने में खुद को देर तक निहारा और बेवजह मुस्कुराना शुरू कर दिया।
मुझे खुद नहीं पता। अब तो मैं गुनगुनाने भी लग गई थी। 3 महीनों में वो मेरी आदत बन चुका था। हम एक दूसरे से बात करने का इंतजार करते। 2 दिन बाद मेरी वैवाहिक वर्षगांठ थी। जब शिवम को ये पता चला तो उसने चुटकी ली। तो मैडम कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं? सर की जेब को छूना लगने वाला है। मैं फीकी हंसी हंस दी। बोलो ना, क्या क्या करने वाली हो? क्या गिफ्ट दोगी सर को? उनसे क्या मांगा है? बताओ बताओ। उसने आंखें चमकाईं। कुछ नहीं मांगा उनसे, और मैंने भी कुछ गिफ्ट नहीं लिया उनके लिए। उन्हें पसंद नहीं आता किसी का भी लाया हुआ कुछ। बस शानदार नाश्ता खाना बनाऊंगी। शाम को कहीं बाहर खाना खाएंगे फैमिली के साथ। बस हो गया। बस। हाँ। वो कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, सर काफी रिजर्व नेचर के हैं। हाँ, यही समझो। रोमांटिक नहीं है ना? ये तुम कैसे कह सकते हो? तभी एनिवर्सरी पर भी पूरे परिवार को साथ ले जाते हैं। अरे कम से कम इस दिन तो दोनों को क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए साथ में। परिवार तो वैसे भी साथ रहता ही है। कहाँ फंस गई तुम बोरिंग आदमी के साथ? 1 मिनट, ये तुम मेरे पति के लिए कह रहे हो? बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। मैं चिढ़ गई। सॉरी सॉरी भारतीय नारी, रियली सॉरी। पति चाहे जैसा भी हो, भारतीय नारी उसके खिलाफ सुन नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी ही पत्नी मिले। हम अच्छी ही मिलेगी। अच्छी नहीं, तुम्हारे जैसी। हाँ ठीक है बाबा, मेरे जैसी। तुम्हारे जैसी मिल गई ना तो सर आंखों पर बैठा कर रखूंगा उसको। एनिवर्सरी पर तो ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बस। सुबह सुबह उसे चूमकर प्यार से उठाऊंगा। फिर उसकी पसंद का नाश्ता अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाऊंगा। वो मेरे लिए लंच बनाएगी। मैं किचन में उसकी हेल्प करूंगा। हम काम के साथ साथ किचन रोमांस करते जाएंगे। छन्न की आवाज के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। देखा, हाथ से चमचा छूटकर नीचे गिरा था। पतिदेव डाइनिंग टेबल पर बैठे चिल्ला उठे, क्या कर रही हो? टाइम से नाश्ता भी नहीं दे सकती? पता नहीं कहाँ खोई है। घबराकर मैंने फटाफट नाश्ता लगाया और परोसते हुए बोली, आज जल्दी आ जाएंगे ना? किस लिए? कोई शॉपिंग वॉपिंग है तो ड्राइवर लेकर चली जाओ। मुझे मत घसीटो। आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी है। उन्होंने बिना नजर उठाए धीरे से कहा। देखूंगा, कोशिश करूंगा। जी बच्चे भी कह रहे थे बाहर खाना खाने की, और अम्मा जी भी कितने दिन से बाहर नहीं निकली हैं। डिनर बाहर कर लें आज तो। मैंने कुछ घबराते हुए कहा। डर था कहीं मना न कर दें। ठीक है, देखता हूँ, शाम को फोन कर दूंगा जैसा भी प्लान होगा। मेरी तसल्ली के लिए इतना ही काफी था। मैं खुश थी। घर के कामों से फारिग होने के बाद मैंने इनके पसंदीदा रंग की साड़ी पहनी। हल्का साज श्रृंगार कर इनकी राह देखने लगी। इस वक्त तो तुम्हें और सर को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे में खोए हुए। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? 17 साल हो चुके हमारी शादी को। तो क्या हुआ? कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। वैसे सर कहाँ हैं? बताया नहीं। सेलिब्रेशन कैसा रहा? मेरी लंबी चुप्पी भांप कर बोला, सुनो, बुरा ना मानो तो एक वीडियो कॉल करूं 2 मिनट को? किस लिए? तुम्हें देखने के लिए? नहीं। हाँ चलो उठाओ कॉल प्लीज। वीडियो कॉल पर बहे अपलक मुझे देखता रहा। 2 मिनट हो गए। बहे चौंका। अरे हाँ, पर 2 मिनट का मतलब हर समय 2 मिनट ही नहीं होता। कितनी प्यारी लग रही हो। सर तो गए आज, काम तमाम। बहे हंसा। सटअप, जब देखो सटअप कराती रहती हो। सुनो, इतनी उदास क्यों हो? बोलो तो। उसके लगातार इसरार करने पर आखिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। सब कुछ जानकर वह मुझे ढांढस बंधाता रहा। रो मत, देखो इतना महंगा काजल बह रहा है। भाड़ में गया काजल। सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा रोना। बस करो ना। अगर अभी आंसू निकलें तो मैं तुम्हारे आंसू चूम लूंगा। रो अब। ये सुनते ही मेरे आंसुओं पर ब्रेक लग गया। बस हो गया, अब नहीं रोगी। वह मुस्कुराया। सटअप, फिर सटअप। ये सही है, जब देखो मैडम डांट पिलाती रहती हैं। वह मुंह बनाते हुए बोला, तो मैं ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा दी। हाँ बस ऐसे ही मुस्कुराया करो। इसी मुस्कान पर तो मैं फिदा हूँ। वह आंख दबाते हुए बोला, तुम फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ तो क्या हुआ, तुम भी करो। सटअप, उम्र देखी है अपनी? कुछ दिन पहले ही 25 का गबरू जवान हुआ हूँ। मेरी उम्र पता है? नहीं पता है, बताओ। 17 साल तो शादी को हो चुके हैं मेरी। तुमने बाल विवाह कर लिया तो इसमें मैं क्या करूं? बालिग होने पर ब्याह हुआ था तो बुढ़िया हो? हाँ बिल्कुल। लगती तो नहीं हो। वैसे इतनी हसीन बुढ़िया भी चलेगी मुझे। वह हंसने लगा। 12 साल बड़ी हूँ तुमसे। तो ये किस संविधान में लिखा है कि 12 साल के अंतर वाले फ्लर्ट नहीं कर सकते? ढीठ हो तुम्हारे लिए।
हाँ हाँ बस करो। मैं हंस रही थी। बस क्यों, अभी शुरू किया है। बस और नहीं, शादीशुदा हूँ तो शादीशुदाओं को खुलकर जीने हंसने का हक नहीं। मैं चुप हो गई। शिवम, अब रखती हूँ फोन। ओके, वादा करो उदास नहीं होगी। नहीं होंगी। फोन तो रख दिया मैंने, पर उसकी एक एक बात देर तक कानों में गूंजती रही। ये कब आए कब आंख लगी, कुछ पता नहीं। दूसरे दिन मैं रोज की तरह अपने काम में लग चुकी थी। ये आए और कैफियत देते हुए बोले, वो कल बुरी तरह फंस गया इसलिए आ नहीं पाया, हम किसी और दिन चलते हैं बाहर। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कब से कैफियत देने लगे। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप बिजी थे। यही बात सृष्टि, बेटी, सार्थक बेटा और माँ को भी समझा दो। सुबह से बस शिकायतें चालू हैं। ओह, तो ये कारण है कैफियत देने का, मतलब कोई ग्लानि तो इन्हें है ही नहीं। दोपहर हमेशा की तरह थोड़ा फ्री हुई तो फेसबुक खोल लिया। शिवम ने कई हास्य व्यंग पोस्ट किए थे। मैं खुलकर हंस पड़ी। ये लड़का कितना जिंदा दिल है, जिंदगी को जीने वाला, ढोने वाला नहीं मेरी तरह। एक आह सी निकल गई मुंह से। हाल कैसा है मोहतरमा का? शिवम का मैसेज था। ठीक है, मैं आज गांव जा रहा हूँ। अच्छा, क्या अच्छा, वहाँ नेट नहीं चलता? ओह, तो फेसबुक के बिना मन नहीं लगेगा। तुमसे बात किए बिना मन नहीं लगेगा मैडम। फेसबुक तो बस बहाना है। तो फिर मुझसे इतनी बड़ी हो फिर भी हर बात समझानी पड़ती है। अपना नंबर दो देवी, जिससे फोन पर बात होती रहे, वरना वहां रह नहीं पाऊंगा। वैसे मैं किसी को यूं नंबर नहीं देती, पर शिवम आम नहीं रह गया था मेरे लिए। इन कुछ महीनों में बहुत खास स्थान बना लिया था उसने अपने लिए। बिना सोच विचार मैंने नंबर दे दिया था। अब मैसेंजर से वह व्हाट्सएप पर आ गया था। बातें भी अब पहले से ज्यादा होने लगी थीं। ये रिश्ता क्या था? मेरे लिए तो वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे मैं धीरे धीरे सब कुछ शेयर करने लगी थी। खैर, करवा चौथ का दिन था, मेरा व्रत था। वह बोला, काश कोई मेरे लिए भी व्रत रखती। रखेगी ना तुम्हारी वाली? पता नहीं कब आएगी मेरी वाली। जब तुम लाओगे वो मेरे लिए व्रत रखेगी, मैं उसके लिए व्रत रखूंगा। अच्छा, मैं हंस पड़ी। हाँ, वो अकेली क्यों भूखी प्यासी रहे, वो मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी तो मुझे भी तो उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए ना। भाग्यशाली होगी वो फिर तो। बेशक मेरी वाली भाग्यशाली ही होगी। न जाने क्यों मन में कुछ कसक सा गया उसकी बातें सुनकर। जब पूजा के लिए तैयार हो तो एक पिक मुझे भी भेजना, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने ना हाँ कहा और ना ही ना कहा। मैं आज का दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ध्यान करते बिताना चाहती थी, सो कह दिया कि आज बिजी रहूंगी, मैसेज ना करना। वह शायद समझ गया था। रात फिर वही कहानी दोहराई गई। मेरे पति कभी समय पर मेरे लिए घर आने का वादा पूरा नहीं कर पाए। ऐसे समय में हमेशा यही सोचती कि मैं इनके लिए अहमियत रखती भी हूँ या नहीं। मेरी स्थिति सिर्फ घर परिवार का ध्यान रखने वाली, खाना बनाकर देने वाली और यदा कदा बिस्तर की जरूरत पूरी करने वाली ही होकर रह गई है। साल में एक बार एक दिन ये मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मैंने जीवन में जब जब इनकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए, ये सदैव अनुपस्थिति ही मिले। कैसे पति हैं ये? क्या यही है पति धर्म? क्या खाना कपड़ा और छत ही है औरत की महती आवश्यकताएं? मैं इतनी अनमयस्क थी कि इनके आने पर सारी रस्में पूरी जरूर की। खाना परोसा, लेकिन स्वयं खाने का एक कौर भी हलक से नीचे उतारने की इच्छा नहीं हुई। इन्होंने तो खैर कभी परवाह भी नहीं की कि मैंने खाना खाया या नहीं। मैं कपड़े बदलकर जा लेटी। बेसुकून से सो रहे थे। आंसू बहाते बहाते मेरी भी आंख लग गई। दूसरे दिन जब आंख खुली तो अजीब सा महसूस हो रहा था। शरीर गर्म था। उठना चाहा तो उठा नहीं गया। मोबाइल में टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। मैं घबरा गई। 7:30 बजे बच्चों की स्कूल बस आ जाएगी। हे भगवान, आज इतनी देर कैसे हो गई उठने में। जल्दबाजी में उठकर भागी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए और फिर जब होश आया तो मैं बिस्तर पर थी। मम्मी जी सिरहाने बैठी थीं। ये भी परेशान टहल रहे थे। मैं तुरंत उठकर बैठी। लेटी रहो, मम्मी जी ने आदेश दिया। बच्चे गए स्कूल, टिफिन दे दिया था मैंने। मम्मी जी बोली, कल के व्रत की कमजोरी है सो तुम बेहोश हो गई, ढंग से खाती पीती नहीं क्या? मम्मी जी कह रही थी, 1000 बार समझाया है ये व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं, पर तुम औरतों के चोचले तो कभी खत्म ही नहीं होते। अब भूख तो ये झल्ला रहे थे। कितनी जरूरी मीटिंग है आज मेरी क्लाइंट के साथ और मैं यहाँ फंसा हूँ। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर की दवाएं टेबल पर रखी हैं।
फल मंगवा दिए हैं, कृपा करके खा लेना, मैं शाम को मिलता हूँ। कहकर वे निकल गए। आज का काम मम्मी जी ने हेल्पर के साथ मिलकर निपटा लिया था, इसलिए एक तरह से काम से मैं फ्री थी, पर विचारों से नहीं। मेरा मन न जाने कितने विचारों के जाल में जकड़ा हुआ था। रह रहकर शिवम की बातें याद आ जाती। मैं भी मेरी वाली की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगा, सारा दिन पत्नी के साथ रोमांस करूंगा, उसे खुश रखूंगा। मेरी वाली भाग्यशाली ही होगी, बहुत प्यार दूंगा उसे। फिर उनकी बात याद आ जाती, क्यों रखती हो व्रत, औरतों के चोचले खत्म ही नहीं होते। जरूरी मीटिंग है और मैं यहाँ फंसा हूँ। ये घर और ये घरवाली के टेटे खत्म हो तो कुछ और सोचूं। कितना अंतर है दोनों की सोच में। व्हाट्सएप पर शिवम का मैसेज था, पिक नहीं दी ना। मैंने डीपी में करवा चौथ वाली पिक लगा दी। डीपी देख लो, मतलब मुझे नहीं दी जाएगी, पर बहुत खूबसूरत लग रही हो, जैसे कल ही शादी हुई हो। नजर उतरवा लेना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो तुरंत उसका फोन आ गया। कैसी हो? ठीक हूँ। झूठ लग नहीं रही ठीक, बताओ क्या हुआ है। उसे टालना मुश्किल था, मेरा मन भी भरा हुआ था। सो आंसुओं के साथ दिल का सारा गुबार भी बह निकला। किसी को नहीं पड़ी कि ये देखें कि मैंने कुछ खाया या नहीं, कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। जब तक चक्कर खाकर गिर नहीं गई तब तक किसी को फिक्र नहीं। किसी को कैसे फिक्र नहीं, मैं हूं ना, मैं करता हूँ फिक्र। तुमने कल मैसेज या फोन करने को मना कर दिया था, इसलिए मजबूर। फिर भी मैसेंजर पर देखो मैसेज किए हैं मैंने देखा उसके मैसेज थे। चांद निकल आया है मैडम, अब तुम अपने चांद की पूजा कर रही होगी। व्रत खोल लिया ना, अब अच्छे से भोजन कर लेना। हेलो डिनर हुआ या नहीं, ख्याल रखना अपना। शुभ रात्रि। सुखद आश्चर्य से भर गई मैं। तुम्हें क्यों पड़ी है मेरी, मैंने पूछा। बस यूं ही, अपना मानता हूँ इसलिए। कैसा अपना? यहाँ अपनों को नहीं पड़ी मेरी, मुझे पड़ी है तुम्हारी, और हमेशा रहेगी, समझी। और हर समय सवाल न किया करो, क्यों पड़ी है, क्या लगती हूँ तुम्हारी, वगैरह वगैरह। बिल्कुल चुप चुप होकर आराम करो। उसका डांटना बेहद अच्छा लग रहा था। एक छोटी जिद्दी बच्ची बन जाने का मन कर रहा था। थक गई थी समझदार बनकर, सारी गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते। वो अल्लड़पन जो कभी जी ना पाई आज महसूस हो रहा था। वह देर तक बातें करता रहा। बच्चों के लौटने का वक्त हुआ। मैंने फोन रखने को कहा। अनमने भाव से उसने फोन रखा। अब बहुत हल्का, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं चुपचाप उठकर बच्चों के खाने की तैयारी में लग गई। रात को सब सो चुके थे, पर मैं जाग रही थी। शिवम व्हाट्सएप पर खैरियत पूछ रहा था। अचानक वह कह उठा, रोया ना करो, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें पता नहीं मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। पर क्यों, तुम नहीं समझती क्या वाकई? मतलब भी समझाना पड़ेगा। हाँ समझाओ, रहने दो। जो समझना ना चाहें उसको क्या समझाना। बताओ ना, तुम्हें कसम है मेरी। मंजू, चाहने लगा हूँ तुम्हें। क्या पागल हो, मजाक है ना? उसने जैसे मेरा रिएक्शन देखा ही नहीं, वह अपनी रॉ में लिखता जा रहा था। मेरी सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है, रात तुम्हारे ख्यालों में गुजरती है। किसी से बात करने का मन नहीं होता, सिर्फ तुम ही तुम छाई रहती हो। रियली रियली लव यू। सट अप, क्या अंट संट बके जा रहे हो? मैं जा रही हूँ, गुड नाइट कहकर मैंने फोन रख दिया। लेकिन पूरी रात उसकी बातों ने मुझे सोने नहीं दिया। आई लव यू पूरी रात यही वाक्य जहन में गूंजता रहा। मैं बेहद अनमयस्क महसूस कर रही थी। मैंने ये कभी नहीं चाहा कि एक नई उम्र का लड़का मेरे जैसी प्रौढ़ा के प्रेम में पड़ जाए। ये किसी भी नज़र से ठीक नहीं था। मुझे अपनी गलती नजर आने लगी। मैंने ही इतनी छूट दी उसे कि वह इस स्तर तक पहुंच गया। मैंने तय किया कि अब उससे बात नहीं करूंगी, इसलिए उसको फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया और उसका नंबर भी रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। लेकिन तब मुझे उसकी दीवानगी, उसका पागलपन पता चला। फेसबुक पर जाते ही 5-6 लोगों की मैसेज रिक्वेस्ट थी, प्लीज शिवम से बात कर लीजिए। उसकी कॉल पर कॉल आ रही थी और ऑटो रिजेक्ट होती जा रही थी। बावजूद इसके वह कॉल करता जा रहा था। शाम को बेटी ने किसी काम से फोन लिया। वो चौंक कर बोली, मम्मी 77 कॉल किसकी हैं? आपने ब्लॉक कर रखी हैं, पता नहीं किसकी हैं। कोई बार बार रॉन्ग नंबर लगा रहा है, परेशान करने के लिए शायद। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए मेरा ये झूठ चल सकता था। तो पापा को बताओ ना कि कोई ऐसे परेशान कर रहा है। नहीं रुको, मैं देख लूंगी। पापा को परेशान मत करो, वो वैसे ही बिजी रहते हैं। मैं घबरा गई थी। वह मुंह बिगाड़ती चली गई, लेकिन मुझे हिला गई।
उसकी कॉल फिर आने लगी। मैंने व्हाट्सएप पर अनब्लॉक कर पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो? कॉल उठाओ, घर में सब हैं और मुझे भी बात नहीं करनी। ब्लॉक क्यों किया? फालतू बात करोगे तो ब्लॉक ही करूंगी। मेरी बातें, मेरा प्यार फालतू है। काहे का प्यार? उम्र देखी है अपनी और मेरी? मोहब्बत उम्र कब देखती है? वाह, ऐसे मोहब्बत होती है तो कैसे होती है तुम बता दो। अरे तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए। शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चों की माँ भी, तुमसे 12 साल बड़ी। तो मैं क्या करूँ? चुप करो तुम। नहीं करूँगा चुप। मैं फिर ब्लॉक कर दूंगी, मैं फिर कॉल करूँगा। देखो, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, समझे? नहीं पसंद मुझे ऐसी बातें। क्या चाहता हूँ मैं? क्या मांग लिया तुमसे? सिर्फ अपनी भावनाओं का इजहार ही तो किया है। नहीं करना चाहिए था। हो गई गलती, हो गया प्यार। क्या करूँ मैं? मेरी क्या गलती है? नहीं समझ आती मुझे तुम्हारे गिनाए कारण। उम्र, शादी, बच्चे, समाज, बस ये समझ आता है कि एक भी दिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। कुछ नहीं चाहता, बस रोज थोड़ी देर बात करना, और क्या वो भी नहीं दे सकती। मैं चुप थी, समझ नहीं आया क्या कहूँ। किसी के लिए इतनी जरूरी भी हो सकती हूँ, कोई मेरे लिए इस कदर दीवाना भी हो सकता है, ये आज देखा था। आखिरकार उसने मुझे मना ही लिया रोज बात करने के लिए। सब सामान्य ही रहता। अगले ही दिन वो घटना ना घटी होती। उस दिन दोनों हेल्पर छुट्टी पर थीं और इन्हें 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। मैं इनकी शर्ट प्रेस कर रही थी। शिवम की बातें अब भी दिमाग में गूंज रही थीं। न जाने कैसे शर्ट प्रेस से चिपक गई। वह काफी महंगी शर्ट थी। गुस्से में इनके भला बुरा कहने पर जीवन में पहली बार मैंने प्रतिवाद कर कह दिया, जानकर तो नहीं किया, गलती से हो गया। ये सुनते ही इनका गुस्सा 7वें आसमान पर। हाथ उठा दिया मुझ पर। सबके सामने हुए इस अपमान से मेरा आत्मसम्मान लहूलुहान हो उठा। आंखें छलछला आईं। इनके जाने के बाद बहुत देर तक कमरे में बैठ आंसू बहाती रही। किसी ने मेरा पक्ष लेने की या मुझे ढांढस देने की कोशिश भी नहीं की। ये बात और कचोट रही थी। बीबी हो या नौकरानी? शिवम ने पता चलते ही पूछा था। उससे कुछ भी छिपा पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। वह मेरा चेहरा पढ़ लेता था। ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसे नहीं, ख्याल रखते हैं मेरा। झूठ बोलने की असफल कोशिश थी मेरी। देख ही रहा हूँ कितना ख्याल रखा जा रहा है। सर सबका बर्थडे याद रखते हैं, अपने माँ बाबूजी का, बहन बहनोई का, लंदन में बसी कजिन तक का, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन उन्हें याद ही नहीं रहता। पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम आज तक अकेली जाती आई हो। क्यों? बच्चे तुम्हारे अकेले के हैं? उन्हें पालो तुम, पढ़ाओ तुम, खाना तुम खिलाओ, सुलाओ तुम, हर आवश्यकता का ध्यान तुम रखो और पिता होने का गौरव उन्हें मिले। पूरे घर का ख्याल रखती हो। कभी मम्मी जी की पूजा की तैयारी, कभी बाबूजी का चाय नाश्ता, कभी ननदों की आवभगत। एक पैर पर नाचती रहती हो। ये घर वाले तुम्हारे बारे में सोचते हैं कभी? वो आदमी जिसे तुम पति कहती हो, मांग में सिंदूर भर देने से तुम्हारा मालिक हो गया, जैसे चाहे तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। बस करो, वो पति है मेरे। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। शिवम कड़वी सच्चाई बयां कर रहा था। दूसरों के लिए जान दे देना, फिर भी कोई खुश नहीं होगा। अपने लिए कब जियोगी? क्या कर सकती हूँ मैं? मेरा हाथ थाम लो। मैं और कुछ नहीं कर सकता, कम से कम तुम्हारे आंसू तो पोंछ ही सकता हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं। क्यों? सुनो, क्या तुम कभी प्यार करना नहीं चाहती? प्यार? हाँ किया है। कभी इसका एहसास नहीं किया होगा। मैं सोच रही थी, मैंने शादी अब तक पूरी निष्ठा से निभाई थी, पति पर सर्वस्व अर्पण किया था, लेकिन प्यार शब्द इस रिश्ते से गायब ही था। हमारा रिश्ता महज स्त्री पुरुष का ही था। प्यार क्या होता है कभी जाना ही नहीं। मंजू, हर किसी को हक है अपना प्यार पाने का। तुम अपने आप को इससे वंचित क्यों रखना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार देना चाहता हूँ, इससे इनकार मत करो। सबको प्यार नहीं मिलता, ईश्वर ने शायद इसी निमित्त हमें मिलाया है। खंडित आत्मसम्मान वाली मैं उस चोट खाए बच्चे की तरह थी जो किसी के पुचकार भर देने से रो देता है। मेरे झुके सर को एक कंधे की जरूरत थी। शिवम वो कंधा था। हालातों से घबराकर आखिर मैंने उसके कंधे का सहारा मंजूर कर लिया। उसकी बातों ने मेरे सोच विचार पर नाकेबंदी सी कर दी थी और कुछ सोचना समझ पाना मेरे बस में नहीं था। एक अतृप्त आत्मा जाग उठी थी मेरे भीतर और उस रात मेरी आत्मा उसके प्रेम में डूबकर मानो तृप्त हो उठी। उस पूरी रात हम दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के प्रेम में भीगते रहे। अगले दिन नींद पूरी न होने पर भी
थकान या विषाद की छाया भी मेरे चेहरे पर नहीं थी। मैं आज सालों बाद बेहद खुश थी। उस दिन के बाद से मैंने खुश रहना सीख लिया था। जब भी मौका मिलता पूरी एहतियात बरतते हुए मैं शिवम से बातें करती। उससे बातें कर बेहद सुकून मिलता। मेरे घर में और किसी को तो मेरी परवाह थी नहीं। बेटा छोटा था लेकिन बेटी को मुझ में आए परिवर्तन साफ दिख रहे थे। आजकल आप किससे बातें करती रहती हो? कितनी बार आपका फोन बिजी आता है। वो अपनी स्कूल की सहेली से बात करती हूँ, फिर मेरे आने पर एकदम चुप क्यों हो जाती हो? नहीं तो तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। मैं जानती थी बड़ी होती बेटी को इस तरह हर बार झूठ बोलकर बहलाना संभव नहीं, पर मैं शिवम के प्रेम में डूब चुकी थी और अब इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते काफी रात हो चुकी थी। मैं कॉफी बना लाई। मैं मंजूषा की सारी कहानी आज ही पढ़ लेना चाहती थी। ऐसा नहीं कि इस तरह की घटना मैंने पहली बार सुनी हो, पर मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े लॉयर की बीवी आज इस हाल में पहुंच गई। कॉफी की चुस्की लेते हुए मैंने अगला पन्ना पलटा। शिवम हर बार पहले से ज्यादा बाचाल, पहले से ज्यादा उन्मादी होता जा रहा था। पति की तरह हक जताता जो मुझे अच्छा लगता। अब वह कई बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता। मैं भी उससे मिलना चाहती थी, पर ये मेरे लिए ऐसे संभव नहीं था। गोरखपुर मेरी बहन रहती थी। गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाने का प्लान बनाया। पतिदेव बच्चों की जिद पर हमें वहां भेजने को तैयार हो गए। अलबत्ता वे खुद कभी हमारे साथ नहीं गए। उनका काम रिश्तेदारी पर हमेशा भारी रहा। मेरे गोरखपुर आने की खबर पर शिवम बहुत खुश था। आखिरकार मैं गोरखपुर पहुंच गई। थकान उतारने के बाद अगले दिन गणेश मंदिर घूमने का प्रोग्राम था। मैंने शिवम को फोन कर दिया था। शाम 7 बजे मंदिर से बाहर निकलते वक्त उससे आंखें चार हो गईं। अब तक जिसे सिर्फ फोटो और वीडियो कॉल में देखा था वह सामने था, लेकिन बच्चे और बहन का परिवार साथ होने की वजह से हम खुलकर एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। कुछ देर में सबके साथ प्रांगण में घूमती रही और वो भी पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर आता रहा। ये हमारी पहली मुलाकात थी बंदिशों में। रात मैसेज में उसने तारीफ के पुल बांध दिए। तुम फोटो और वीडियो कॉल से ज्यादा असल में खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो मैं पल के झपकाना ही भूल गया था। मैं हंस पड़ी। सुनो मंजू, कल मिलो ना अकेले, कॉफी पीते हैं साथ में। पर कैसे निकल पाऊंगी? कुछ भी बहाना करो पर मिलो प्लीज। बहुत कुछ कहना है तुमसे, प्लीज। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे मिलती हूँ। अगले दिन मैं बेटे की कुछ जरूरी दवाएं लाने का बहाना बनाकर घर से निकली। शिवम पहले से नियत स्थान पर प्रतीक्षा कर रहा था। हम कैफे में केबिन में बैठे थे। केबिन में पहली बार शिवम के इतना करीब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। शिवम, ये केबिन क्यों? बाहर पब्लिक में बैठते हैं ना, क्यों डर लग रहा है? वह शरारत से मुस्कुराया। जो बातें मुझे तुमसे कहनी हैं वो पब्लिक में नहीं हो सकती। वह मेरे एकदम करीब खिसक आया था। मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए वह मुझ पर झुकने लगा। शिवम, नहीं। मैं अचकचाकर पीछे हट गई। क्या हुआ? किसी तो कर रहा हूँ? नहीं प्लीज। लेकिन क्यों? तुम्हारा मन नहीं होता? ऑनलाइन 1000 बार जो किया, ऑफलाइन एक बार भी नहीं करना। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जिसके समीप होना चाहती थी उसका समीप पे क्यों ऐसी फीलिंग दे रहा था। अचानक मैंने उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ा लिए और कहा, नहीं हो पाएगा शिवम, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों नहीं? आई लव यू। न जाने क्या हुआ, मैं एक झटके से खड़ी हुई और बिना कॉफी पिए ही बाहर आ गई। शिवम हकबकाया सा पीछे दौड़ता आया। जब तक वह कुछ कहता मैं ऑटो रोककर उसमें बैठ चुकी थी। शिवम उखड़ चुका था। वह ऑटो रोकते हुए झल्लाते हुए बोला, क्या हुआ? क्या है ये सब? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, समझा करो। उसकी दवा के बहाने आई थी। मुझे जाना है, काफी देर हो चुकी है, बाद में बात करती हूँ। वह कुछ नहीं बोला। मैं दवा लेते हुए सीधे घर आ गई, लेकिन हजारों झंझावत दिमाग में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही शिवम का फोन आ गया। पहुंच गई? हाँ। कितने दिन हो वहाँ? 3 दिन और। जीजा जी तो बाहर है ना? हाँ, परसों शाम आएंगे। अच्छा सुनो, आज की मुलाकात तो अधूरी रह गई। सार्थक की तबीयत का ख्याल ना होता तो तुम्हें कभी यूं जाने ना देता। अरे यार, कितना डरती हो तुम, हद है। मैं चुप थी। सुनो, आज या कल रात मिलो, घर पर ही बुला लो, तसल्ली से मिल सकेंगे। मिल तो लिए ना, ये कोई मिलना था? मुझे तसल्ली नहीं हुई। कायदे से मिलना है, अपनी हसरतें पूरी करना है, तुम्हें प्यार करना है।
कैसी हसरतें। मुझसे कोई ऐसी आशा मत रखो। क्यों ना रखूं? 10 महीनों से तुम्हें समझाता आ रहा हूँ। अब इतने करीब आकर तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। न जाने क्यों मैं चिढ़ गई। शिवम, जो तुम चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, समझ गए ना? मैं तल्ख स्वर में बोली। ओके, कुछ भेज रहा हूँ, उसको देखो और फिर फोन करके अपना फैसला बताओ। कुछ सेकंड बाद ही व्हाट्सएप पर एक वीडियो रिसीव हुआ। मैंने जैसे ही उसे डाउनलोड किया, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये मेरी और शिवम की वीडियो चैट की रिकॉर्डिंग थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वह ये सब रिकॉर्ड कर लेगा। तभी कुछ ऑडियो नोट्स शिवम की ओर से भेजे गए। मेरी और उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें मैंने उससे अपने प्यार को स्वीकार किया था। मैं सकते में थी। शिवम का मैसेज आया, इतना काफी है या और भेजूं? मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने तुरंत उसे फोन लगाया। हाँ जानू, कहो क्या सोचा? शर्म नहीं आई ये सब रिकॉर्ड करते हुए? चीटिंग की मेरे साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? चीटिंग की पति के साथ। सुनो मैडम, तुम पहली नहीं हो जो ये सब कर बैठी हो। होता है, हो जाता है। जहाँ पति से प्यार ना मिले तो औरत बाहर प्यार खोज ही लेती है। तो गलत क्या है? गलत है पीक पर लाकर यूं छोड़ना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सीधी तरह नहीं मानोगी तो ऐसे मनवाऊंगा। बेहतर है मेरी बात प्यार से मान लो। प्यार लो, प्यार दो, वरना हमारे इस प्यार के चर्चे तुम्हारे पति तक पहुंच जाएंगे। वह हंस रहा था। मैं जड़वत हो चुकी थी। जिसे सच्चा साथी समझ रही थी, वह तो आस्तीन का जहरीला नांग निकला। दिमाग सुन्न हो रहा था। आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज, मैं गिड़गिड़ाई। बस एक बार जानू, बस एक बार तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। कसम से फिर कभी तंग नहीं करूँगा। हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, पहले जैसे। ट्रस्ट मी। नहीं, सोच लो, चंद सेकंड लगेंगे तुम्हारे पति तक ये सब पहुंचाने में। तब क्या होगा तुम्हारी इज्जत का? तब ना घर की रहोगी ना घाट की। अभी तो सब कुछ चुपचाप प्यार से निपट जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो कब आऊं? मेरा रोना सुनकर वह बोला, अच्छा चुप हो। ऐसा करते हैं, आज तुम आराम करो, कल का प्लान बनाकर तुम्हें बताता हूँ। फोन बंद मत करना, वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा, समझी? अब जाओ आराम करो, रात को बात करते हैं। लव यू, टेक केयर। मैं चाह कर भी चीख नहीं सकती थी, दहाड़े मारकर रो नहीं सकती थी। बहन मेरे उतरे चेहरे की वजह बेटे का बीमार होना समझ रही थी। रात को शिवम ने मैसेज किया, कल रात आऊँगा, टाइम तुम बताओगी, रूम में बच्चों को मत रखना। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही, प्रार्थना कर रही थी कि ये रात कभी खत्म ना हो और सुबह आए ही ना। दिन कैसे कसमा कसमें निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। शाम होते ही मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। शिल्पा, सार्थक को बेचैनी रहती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे लेकर बाहर के कमरे में सो जाऊं। हाँ ठीक है दीदी, सृष्टि मेरे साथ सो जाएगी, बहन बोली। रात 10 बजे तक मैंने सार्थक को दवा देकर सुला दिया था। शिवम के मैसेज पर मैसेज आ रहे थे, जो मैं जानबूझकर नहीं देख रही थी। 11 बजे तक सभी सोने जा चुके थे। मैंने शिवम के मैसेज देखे। वह बार बार आने का समय पूछ रहा था। मैंने लिख दिया आ जाओ, और 15 मिनट बाद ही मोटरसाइकिल की हल्की आवाज से मेरी रूह जैसे जम गई हो। प्लान के अनुसार मैंने अंदर के दरवाजे की कुंडी तो लगाई थी, पर बाहर का दरवाजा सिर्फ भेड़ रखा था। वह सदे कदमों से चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में 0 वाट की मध्यम रोशनी में भी वह मुझे अपलक निहार रहा था। उसने सार्थक को वहां देखा तो बोला, ये यहाँ? वो सो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो खुद से दूर कैसे रखती? घर में सबको अजीब लगता। ये अब सुबह ही उठेगा। ओके मेरी जान। वह मुस्कुराया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े तो सहसा बोल पड़ा, ठंडी क्यों हो रही हो? डरो मत, सिर्फ आज, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। खींचकर उसने मुझे बाहों में कस लिया। मेरा शरीर शिथिल पड़ता गया। 3 घंटे बीत चुके थे। वह अब भी बगल में ही लेटा था। वह अब भी सुरूर में था कि अचानक अंदर के दरवाजे की कुंडी खड़की और एक साया अंदर दाखिल हुआ। शिवम बिजली की गति से दरवाजे से बाहर भागा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह सृष्टि थी, मेरी बेटी। मेरा खून जम गया। उसने टटोल कर लाइट जलाई। वह टॉयलेट जाने के लिए आई थी। बहन के घर में अटैच्ड टॉयलेट नहीं था, बल्कि बाहर गैलरी में था। मैंने अंदर के दरवाजे की कुंडी लगाई थी, लेकिन भूल गई थी कि ये कुंडी हाथ की जरा सी हरकत से खुल जाती है। मम्मी, कोई था यहाँ? या यहाँ नहीं?
मैं हकला रही थी। मैंने देखा कोई बाहर निकला यहाँ से अभी। देखो दरवाजा भी खुला है। वो मैं टॉयलेट से आई तो शायद बंद करना भूल गई। वह चुपचाप दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। शिवम उसको कमरे में आते देख बाहर गली में छिप गया था और इस फिराक में था कि वो टॉयलेट होकर वापस आए, तब वह अपनी मोटरसाइकिल उठाकर चला जाए। लेकिन सृष्टि को शक हो चुका था। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही गली में छिपा शिवम बाहर आया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, तो वह अंधेरे में उसे गौर से देखने की कोशिश करने लगी। शिवम ने भी उसे देखते हुए देख लिया था। वह फटाफट वहां से निकल गया। सृष्टि वापस आई। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। मम्मी कोई था यहाँ? था ना? तुम्हें भ्रम हो रहा है। चश्मा भी नहीं लगाया तुमने और कुछ भी बोले जा रही हो। यहाँ कौन होगा भला? सृष्टि की दूर की नजर कमजोर थी। अभी मैंने किसी को बाइक पर जाते हुए भी देखा। चश्मा होता तो अच्छे से पहचान लेती। कोई किराएदार होगा बेटा, उसी को देखा होगा। वह कुछ नहीं बोली क्योंकि नजर कमजोर होने और अंधेरा होने से उसने जो भी धुंधला देखा उसको वह साबित नहीं कर सकती थी। वह चली गई, पर मैं उस रात सो नहीं पाई। सब बर्बाद हो चुका था। मेरा स्वाभिमान अब बचा ही नहीं था। स्वयं से घृणा हो रही थी। पर इस विषय में सोचने से ज्यादा अब मुझे ये सोचना था कि सृष्टि भूल से भी रात की घटना का जिक्र किसी से ना कर बैठे। सुबह मेरी हालत खराब हो रही थी। नहा धोकर फिर बिस्तर पर पड़ गई। सृष्टि ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। शिवम के मैसेज आ रहे थे। मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन बहनोई साहब के आने पर मैं भरकस सामान्य बने रहने की कोशिश करती रही। चोर नजरों से सृष्टि को देख लेती। मैं कोशिश कर रही थी ये जानने की कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपनी ही बेटी से आंख मिलाने से बच रही थी मैं। सृष्टि खामोश थी, एकदम खामोश। मन ही मन जैसे वह कोई ताना बाना बुन रही थी। बहन बहनोई के काफी रोकने के बावजूद हम लोग अगले दिन ही वापस घर आ गए। घर आते ही ये भुनभुनाए, फोन क्यों स्विच ऑफ है तुम्हारा? जी सार्थक की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए किया था रात में। वो फिर ऑन करना भूल गई मैं। इतना बोलने में ही पसीने से नहा गई। सृष्टि फोन ऑन कर दे मम्मी का। तुम चाय बनाओ जरा। मैं इनके सामने सृष्टि को फोन देने से मना न कर सकी। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। कहीं शिवम कोई फोन या मैसेज ना कर दे। हालांकि उसकी सारी चैट और कॉल लॉग मैं क्लियर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी चोर को हर समय अपने पकड़े जाने का भय होता ही है। सृष्टि ने फोन के साथ साथ नेट भी ऑन कर दिया था। मैं इन्हें कमरे में चाय देकर ड्राइंग रूम में आई, जहां सृष्टि मेरा फोन देख रही थी। मैंने चाय बढ़ाई तो वह झटके से फोन सोफे पर फेंक कर बड़बड़ाई, खुद पी लो अपनी चाय और बात मत किया करो मुझसे। वह तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली गई। मैं सिटपिटाई सी फोन देखने लगी। शिवम के मैसेज थे, यानी जिसका डर था वही हुआ। मैं मैसेज पढ़ने लगी। फोन क्यों बंद कर रखा है यार? परेशान हो गई क्या मुझसे? कोई ना, घर पहुंचकर कॉल करना। और मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम भी मुझे मिस कर रही होगी। साथ में किस इमोजी थे। उफ, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बेटी की नजरों में गिरने से खुद को बचाऊं? मैं हिम्मत जुटाकर उसके कमरे में पहुंची। सृष्टि और मेरे बच्चे मुझसे इतनी नाराजगी। वह शून्य में घूर रही थी। मैंने उसे सहलाया तो वो छिटकते हुए बोली, उस रात कोई था वहाँ आपके साथ, मुझे पता है। आप बहलाने की कोशिश मत करो, बच्ची नहीं हूँ मैं। क्यों मम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों दूर होती जा रही हैं आप हम सब से? मैं जैसे आसमान से गिरी दूर होती जा रही हूँ? नहीं बेटा, पहले की तरह आप नॉर्मल नहीं रहती। हर वक्त खुद में गुम। पहले की तरह ख्याल होता है आपको हमारा। आपको मैं अब भी बच्ची लगती हूँ। मैं 16 साल की हो चुकी हूँ मम्मी। घबराओ मत, पापा से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आधी अधूरी माँ मेरे और भाई के पास है वो भी हमसे छिन जाए। नहीं बेटा सृष्टि, मैं पहले तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा और सार्थक का चेहरा देखकर ही अब तक जीती आई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो मैं कैसे जीऊंगी? वह पहले की तरह शून्य में घूरती हुई बोली, आप उस लड़के से बात मत किया करो। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपका उससे बात करना पसंद नहीं। वो मंदिर में भी आया था ना, मौसी के शहर में। कौन लड़का? वही आपका फेसबुक फ्रेंड। आपकी फेसबुक पर देखे हैं उसके कमेंट मैंने। आप कहती थी कि वो नंबर आपकी स्कूल फ्रेंड का है, पर वो नंबर किसी लड़के का है। एक दिन आप जब बाथरूम में थी, उसका फ़ोन मैंने ही उठाया था। वो पहले मेरी आवाज़ पहचाना नहीं था और जैसे ही पहचाना उसने फ़ोन रख दिया।
सृष्टि बेटा, मैं आज ही अकाउंट हटा दूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। तू इस तरह नाराज मत हो मुझसे। मैं अपनी ही नज़रों में आज अपराधी थी। जो बात माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों को समझानी चाहिए थी, वो मेरी बच्ची मुझे समझा रही थी। मैंने फेसबुक, इंस्टा सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए। ये सोशल मीडिया ही वजह था आज के दुर्दिनों का। लेकिन क्या इस परिस्थिति से निकल पाना इतना आसान था? शिवम, क्या वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? क्या करूं मैं? आखिर क्या करूं? मेरी रातों की नींदें और दिन का चैन हराम हो चुका था। मैं हर समय स्वयं को अपराधी सा महसूस करती। अब पति कुछ कड़वा कह देते तो बुरा नहीं लगता, बल्कि हर कड़वी बात कम ही लगती। इतनी गिर चुकी थी मैं अपनी ही नज़रों में। शिवम ने मेरा पीछा अब तक नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने उससे बात करना बेहद कम कर दिया था। हर बार व्यस्त होने का बहाना बनाने लगी। हफ्ते भर तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर एक रात मैसेज में वह फट पड़ा। सुनो, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। मुझसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहती हो तो ये कभी नहीं होगा, समझी? तुमने कहा था तुम फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगे, तो फिर अब क्यों? बेबी, प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मेरा प्यार तुम्हें प्रॉब्लम लगता है? मैं पहले ही अपनी और बेटी की नज़रों में गिर चुकी हूँ। मुझे और मत गिराओ, हाथ जोड़ती हूँ। कम ऑन यार, हाथ जोड़ना बंद करो। सच में प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह पाता तुमसे बात किए बिना। और उस रात के बाद तो तुम दिल दिमाग पर ऐसे छाई हो कि कुछ नहीं सूझता मुझे। बस लगता है हर पल तुम्हारे साथ रहूं। प्यार, देख लिया तुम्हारा प्यार। ब्लैकमेलिंग को प्यार कहते हो गया प्यार। तुम्हारे इनकार से दिमाग खराब हो गया था ना, नहीं सुन सकता, और वो भी तुम्हारे मुंह से। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हारी रिकॉर्डिंग और चैट के स्क्रीनशॉट सर को भेज देता? इतना भी कमीना नहीं हूँ। आई रियली लव यू, शट अप। मुझे भी तृष्णा सी हो रही थी उसकी बातों से। ओके जी, हो जाऊंगा शट अप। बस एक बार देखने का मन हो रहा है तुम्हें? वीडियो कॉल पर आओ हनी। नहीं, अब ये सब नहीं। जो हुआ वो हुआ। अब कोई कॉल नहीं, फिर वही हरकत, फिर इनकार। फिर तुम मेरे अंदर के जानवर को जगा रही हो। तुम चाहती हो मैं फिर कमीनेपन पर उतर आऊं? मेरे पति बगल में सो रहे हैं और मैं वीडियो कॉल करूं? चाहते क्या हो आखिर? पति बगल में हैं तो बाथरूम का इस्तेमाल करो डार्लिंग। चलो बाथरूम में आओ जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 2 मिनट में चली आओ। मैं नहीं आऊंगी, बंद कर रही हूँ नेट। मैं तंग आ चुकी थी। रुक, सुन इधर। यही है ना तेरी बेटी का फोन नंबर? अभी तेरी असलियत उसे सेंड करता हूँ, फिर देखता हूँ तू उसकी नजरों में और गिरती है कि उठती है। मेरे दिमाग में हथौड़े बज रहे थे। इसको सृष्टि का नंबर कब कैसे मिला? उफ, ये कमीना कहीं उस तक ना पहुंच जाए। तू आ रही है या तेरी हॉट तस्वीरें सेंड कर दूं उसे? मैं आ रही हूँ। शाबाश, जल्दी आ, मूड बना हुआ है। बाथरूम में पहुंचकर वीडियो कॉल पर वह जो कहता गया मैं करती गई। इस वक्त अगर संभव हो पाता तो शायद मैं शिवम का खून कर देती। मैं फिर अपनी मजबूरी पर रो पड़ी। अब ये आए दिन की बात हो गई थी। उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अगर उससे बात ना कर पाऊं तो वो गुस्से में पागल हो जाता, धमकाने लगता। मैं चारों तरफ से घिरी हुई थी। हर समय पति के सामने भेद खुलने का डर, बेटी की नज़रों में बचने का प्रयास, शिवम का पागलपन और स्वयं की बढ़ती आत्मग्लानि। कभी ख्याल आता आत्महत्या कर लूं और इन सब से निजात पा लूं। शायद ये मेरे इस नरकीय जीवन से मुक्ति का सबसे आसान रास्ता होता। लेकिन अपने बच्चों का ख्याल आ जाता। सृष्टि फिर भी समझदार हो चली थी, लेकिन सार्थक अभी सिर्फ 6 साल का था, मुझ पर पूरी तरह से निर्भर। और फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी तो मेरे परिवार पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। 100 सवाल खड़े होंगे। मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। सृष्टि किस किस की सवालिया नजरों का सामना कर सकेगी? उफ, मेरी बच्ची। क्यों ना मैं शिवम को ही मार दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैंने जीवन में कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी। इंसान की हत्या मेरे जैसों के बस की बात नहीं थी। क्यों ना मैं किसी और को इसकी सुपारी दे दूं। पर एक अपराध को छुपाने के लिए ये दूसरा अपराध होगा, और फिर भी भेद खुल गया तो? मुझे अक्सर सपना आता कि शिवम एक्सीडेंट में मर गया और मैं अब उसके चुंगल से आजाद हूँ। मैं बहुत खुश होती, लेकिन आँख खुलते ही फिर अवसाद से घिर जाती। किसी तरह दिन निकल रहे थे। आज सृष्टि के स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सृष्टि का 11वीं का बैच पार्टी ऑर्गेनाइजर था और उसके बैच का ड्रेस कोड वेस्टर्न आउटफिट था।
मैंने अपना एक इवनिंग गाउन उसे दिया जो मैंने खरीदा बड़े मन से था, पर कभी पहन ही नहीं पाई थी। मैंने उसके कहे अनुसार ऑल्टर कर दिया। उसने गाउन पहनकर दिखाया। डार्क मरून रंग में मेरी लाडली एकदम परी नजर आ रही थी। बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। मन ही मन 100 बार उसकी नजर उतारी। मम्मी, इसकी बाहें हटा दो, स्लीवलेस कर दो, वरना ये बहन जी टाइप लुक देगा। सृष्टि शाम 5 बजे तक लौटने के कह गई थी। मैं छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी कि शिवम का फोन आ गया। उसका फोन देखते ही मुझे झुरझुरी छूटने लगती थी। कैसी हो जान? ठीक हूँ। ये बताओ दोबारा कब मिल रही हो? नहीं मिल रही। फिर बकवास की। कैसे नहीं मिलोगी? शिवम, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे कहीं भी यूं आने जाने की इजाजत नहीं है। मायके भी नहीं जा पाती मैं। बहन के घर तो जाती हो, वहीं आ जाओ एक बार। फिर गर्मी की छुट्टियों में जाती हूँ, वो भी 4-5 दिन को। और अभी जनवरी चल रहा है। और वैसे भी सृष्टि शक करती है मुझ पर और तुम पर भी। मुझे झल्लाहट हो रही थी। अरे हाँ सृष्टि, वो भी तुम्हारी तरह ही निकल गई है, एकदम हॉट। आज ही डीपी देखी उसकी, मस्त दिखती है। क्या मतलब? तुमने कब डीपी देख ली उसकी? मुझे इस आदमी से नफरत से ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही मौका पाते ही अपने सभी घर वालों के फोन में शिवम का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, जिससे वह चाहकर भी किसी से कांटेक्ट न कर सके। तुम मेरा नंबर ब्लॉक करके क्या सोचती हो? मेरे पास एक ही नंबर है। वह बेशर्मी से ठहाका लगाकर हंसने लगा। सृष्टि ने अभी थोड़ी देर पहले मैरून ड्रेस में डीपी लगाई है, बड़ी कातिल लग रही है। साल भर पहले नाक बहाने वाली लड़की इतनी हॉट। चुप, बिल्कुल चुप। मैं चीख पड़ी। उसका नाम भी मत लेना। शर्म नहीं आई तुम्हें? वो बेटी है मेरी। उसका नाम भी लिया तो क्या कर लोगी? वह फिर हंसा। कुछ तो शर्म कर लो, वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ एक लड़की है। तुम्हारी और मेरी उम्र में 12 साल का अंतर है, जबकि उसकी और मेरी उम्र में सिर्फ 9 साल का। तुम इंसान हो ही नहीं सकते। मैं नफरत से बोली। राक्षस हूँ, कुत्ता हूँ, पर तुम्हारा हूँ। वह बेशर्म हंसी हंसता हुआ बोला। तो अब बोलो, कब मिल रही हो? अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसकी नापाक नजरें अब मेरी बच्ची पर पड़ रही थीं। ये मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी, चाहे मरना ही क्यों न पड़े। मैं अपनी बच्ची को कभी किसी गंदी नज़र का स्पर्श होते भी नहीं देख सकती थी। उस रात और अगले दिन मैंने बहुत सोचा। अब और देर करना ठीक नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। दिन रात की ब्लैकमेलिंग, स्त्रीत्व का लुटते जाना और उस पर भी अपने बच्चों पर नापाक साय का पड़ना मेरी बर्दाश्त के बाहर था। अब और घुटना और दलदल में घिरते जाना मुझे मंजूर नहीं था। आखिर बहुत हिम्मत करके मैंने एक फैसला ले ही लिया। न जाने किस आंतरिक प्रेरणा से मैं अपने पति के सामने खड़ी थी। मुझे आपसे बेहद जरूरी बात करनी है। उन्होंने मुझे घूरा तो मेरी टांगें कांप गईं, लेकिन सारी शक्ति बटोर कर मैं कह गई, मुझसे गलती हुई है, मैं अपराधी हूँ। कहते हुए मैंने एक कागज उनकी ओर बढ़ा दिया और अपने कमरे में आकर अपने दंड की प्रतीक्षा करने लगी। मैंने सब कुछ उन्हें दिए कागज पर लिख डाला था, सब कुछ। कमरे का दरवाजा खुला। मैं सर झुकाए जमीन पर बैठी थी, आंसुओं से तरबतर। ये भी आकर मेरे पास जमीन पर ही बैठ गए। पहले क्यों नहीं बताया सब कुछ? क्यों सहती रही? मैं हैरान, बेहद हैरान। मैंने सुना, ये मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए डूबती सी आवाज में कह रहे थे, गलती तुमसे ज्यादा मेरी है। पत्नी बनाकर ले आया, पर पत्नी की बजाय एक कामवाली की तरह समझ लिया तुम्हें। मेरी अपनी खुशी ही दिखती रही मुझे, तुम्हारी खुशी का कभी नहीं सोचा। लेकिन मंजू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बस मेरा ये पुरुष वाला अभिमान, मेरा मेल ईगो इसे स्वीकारने से रोकता रहा है। गलती इंसान से ही होती है। मुझसे हुई, तुमसे भी हो गई, लेकिन अब और गलतियां हम नहीं करेंगे। मेरी पत्नी और बच्चों की ओर कोई टेढ़ी नजर भी डालेगा तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। ये मैं क्या सुन रही थी? जीवन भर यही सुनने को तो तरसती रही थी मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दोगे ना? बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध हुआ है मुझसे, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रही हूँ। पत्नी बनने लायक नहीं, मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी। पागल हो? अब तक दासी की तरह रह रही थी, अब रानी बनकर रहोगी मेरे दिल में। इन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। धड़ की तेज आवाज के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने चौंक कर देखा
तो ये दरवाजे पर खड़े थे। देखकर लग रहा था कि इन्होंने काफी पी रखी है। तो क्या मैं सपना देख रही थी? मेरी हिम्मत फिर जवाब दे गई। आगे पन्ने खाली थे। मैंने सारी डायरी पलट ली। आगे कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्या हुआ था मंजूषा के साथ? मैंने गहरी सांस ली। इन सब बातों का जवाब मुझे कल ढूंढना था। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। मैंने डायरी टेबल पर रखकर बिस्तर में दुबक गई। मैं नियत समय पर असाइलम पहुंच गई। अधीक्षक के केबिन में हम मंजूषा के प्रकरण पर ही चर्चा कर रहे थे। 2 पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, जो सारी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने घटना होने के ठीक बाद मेरे द्वारा मंजूषा की डायरी ले जाने पर आपत्ति भी जताई, लेकिन अधीक्षक महोदय ने उन्हें मेरी ओर से मुतमईन कर दिया। मैं अब मंजूषा के असाइलम में आने की वजह जानना चाहती थी। मंजूषा के केस की जांच कर रहे थे अधिकारी ने बताया कि उनकी अब तक की छानबीन के अनुसार 5 साल पहले ये महिला बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। इसके घर वालों ने ये बयान दिया था कि ये 2 मंजिला सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई है। महिला कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। उसके पति के दबंग व्यक्तित्व और रसूख के चलते एक्सीडेंट का केस मानकर जांच बंद कर दी गई थी। ये जली कैसे सर, और क्यों? मैंने पूछा। अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट किया। एक नई आई अटेंडेंट इसके बारे में जिज्ञासा व्यक्त करने लगी तो पुरानी कर्मचारी इसके बारे में बताने लगी कि अवैध संबंधों के चलते पति ने मारा और पागल घोषित करके यहाँ पटक गए। कई बार इसके घर वालों को सूचित किया कि ये ठीक है, आप इसे यहाँ से ले जाएं, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सारा दिन बेटी का नाम रटती है। तो कुछ दिन पहले ही अधीक्षक सर ने इसकी बेटी को इसकी सूचना देकर इससे मिलने को कहा, पर उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। ये बातें इसने सुन ली थीं। शायद बच्चों से मिल पाने की इसकी आखिरी उम्मीद भी ध्वस्त हो गई। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। इसने मंदिर से माचिस उठाई होगी, क्योंकि ये पागल नहीं थी तो इस पर हम इतनी नज़र नहीं रखते थे। मैंने अधीक्षक महोदय से मंजूषा को देखने की इच्छा व्यक्त की। हम अस्पताल के बने वार्ड में पहुंचे। रह रहकर उसकी चीखें दहला रही थीं। पूरी तरह कब्र से ढकी उसकी बॉडी। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये महिला जो आज इस स्थिति में है कितनी खूबसूरत रही होगी। सृष्टि, सार्थक, हाय मेरे बच्चे, रह रहकर उसका यही प्रलाप गूंजता। मेरी आंखें बरबस गीली हो उठीं। इनके घर वालों से कांटेक्ट हुआ? कोई आया? अधीक्षक महोदय ने कड़वाहट से नहीं में सिर झटक दिया। जिन्होंने इसे पागल करार देकर यहाँ छोड़ दिया और आज तक सुध नहीं ली, वो अब क्या आएंगे? ये सीढ़ियों से नहीं फिसली थी। इसको जानवरों की तरह मारा गया था, प्रताड़ित किया गया था, इतना टॉर्चर किया गया कि ये सुध-बुध खो बैठी है। पर पुलिस तो, ये अंदर की बात है, इसलिए मुझे पता है पुलिस क्या करे। रसूखदारों के आगे बेबस है। इसके किराएदार और पड़ोसियों ने दस्तक की थी, इसकी प्रताड़ना की, लेकिन बाद में सब मुकर गए। इनके किराएदार मकान खाली कर गए। बाद में केस ही बंद हो गया। ओह, मुझे बेहद अफसोस और दुख हो रहा था मंजूषा के लिए, जब इसने सुध-बुध खो दी। कभी कभी वकील साहब से मिलने घर आने वाले किसी भी व्यक्ति को देखकर ये एग्रेसिव हो जाती, उसे मारने को दौड़ती। लोग दबी जुबान में पागल कहने लगे तो घर वाले बहाना बनाकर यहाँ छोड़ गए। शायद इसे हर लड़के में शिवम नजर आता होगा। हाँ, पर प्यार और देखभाल, अपनों का सहारा, उनका समीप ही इसका इलाज था। ये पागल नहीं थी, बस परिस्थितियों के बस मानसिक विचलन की अवस्था थी। पर घर वालों के लिए ये बोझ बन चुकी थी और बदनामी की एक वजह भी। अधीक्षक महोदय ये कहते हुए काफी असंयत हो गए थे। मैं जैसे स्वयं से ही बुदबुदा पड़ी। प्यार और अपनों का सहारा, ये दोनों ही इसके जीवन से शुरू से ही नदारद थे। प्यार की भूखी ये औरत हर कदम छली ही तो गई। पहले पिता ने छला, परियों सी सुंदर नाजुक लड़की की कच्ची उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी करके जहां उसके सपने कुचल दिए गए। फिर चली गई पति द्वारा, जिसने इसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझा। फिर चली गई उस नीच शिवम द्वारा, जिसने इसके भोलेपन का खूब फायदा उठाया। फिर चली गई समाज द्वारा, जिसकी रूढ़ियों नजरिए के चलते एक अच्छी खासी स्त्री को पागल करार दे दिया गया और किसी ने ऐतराज नहीं किया। सर, मैं इसके घर वालों से मिलना चाहती हूँ। कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? अधीक्षक महोदय ने बताया। बेटी अब विदेश में है, लॉ की पढ़ाई कर रही है। बेटे को भी वहीं भेज दिया गया है। वकील साहब ने इस घटना के कुछ महीनों बाद ही दूसरी शादी कर ली थी।
पर वे अब शहर छोड़ गए हैं। सर, मैं मंजूषा के लिए कुछ भी कर पाई तो खुद को खुश नसीब समझूंगी। मैंने 2 दिनों की जी तोड़ कोशिशों के बाद वकील साहब और सृष्टि का नंबर हासिल कर लिया, लेकिन अफसोस, जब मैंने सृष्टि को उसकी माँ के साथ हुई घटना के बारे में सूचित किया तो सृष्टि ने अपनी माँ के लिए जो कहा वो सुनकर मुझे धक्का लगा। एक गिरी हुई औरत को आप मेरी माँ मत कहिए। मेरी माँ तभी मर गई थी जब उसने मेरे पापा को चीट किया था। हम भाई बहन के साथ उसने जो किया उसकी यही सजा है। सॉरी, फिर दोबारा फोन मत कीजिएगा, कहकर उसने फोन काट दिया। मैं निराश हो गई, पर फिर भी वकील साहब से उनकी एक क्लाइंट बनकर अपॉइंटमेंट लेकर मिलने पहुंच गई। वकील साहब के चेहरे से रौब और अभिमान टपक रहा था। जैसे ही मैंने मंजूषा की चर्चा की, उनके तेवर बदल गए। उन्होंने नौकर को आवाज दी, बाबू सिंह, मैडम को बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। अपमान से मैं उठकर खड़ी हो गई। मैं चली जाऊंगी सर, पर आप एक बार अगर उनसे मिल लेते। बहुत बुरी स्थिति में है वो। मैंने जैसे तैसे आखिरी कोशिश की। वे घूरते हुए बोले, आपको इलाज की जरूरत है मैडम, बेहतर है आप फौरन निकल जाएं। मैं वहां से निकल आई। मुझे ऐसे ही व्यवहार की आशंका थी, पर क्या पत्नी के अंतिम समय में भी एक पति सब कुछ भूलकर उसके पास आकर खड़ा नहीं हो सकता? स्वार्थी कहीं के। अब मेरा अगला प्रयास उसे ढूंढना था जो इस पूरे फसाद की जड़ था। वक्त कम था क्योंकि मंजूषा के बचने की आशा नगण्य थी। मैं शिवम के ठिकाने पर पहुंच गई तो पता चला वो तो सालों से गांव में ही है। शहर आए तो बरसों हो गए। 2 घंटों का रास्ता तय कर मैं किसी तरह शिवम के पैतृक आवास पर पहुंची। वहां उसके वृद्ध माता पिता और भाई भाभी से मिली। सारा प्रकरण जानकर वे दुखी स्वर में बोले, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ही हमने कई साल पहले ही उसे अपने घर संपत्ति सबसे बेदखल कर दिया है। उसकी अय्यासियों की वजह से ही उसके यहाँ आने पर ही रोक लगा दी। वह तब का निकला, अब पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। हमारा उससे कोई संपर्क नहीं, ना उसकी करतूतों से कोई लेना देना है। ईश्वर उस औरत को जिंदगी बख्शे। मेरे बेटे की वजह से किसी का घर खराब हुआ। मुझे शर्मिंदगी है कि वो मेरा बेटा है। सब ओर से हार कर मैं वापस आ गई। अधीक्षक महोदय ने बताया, आज 5वां दिन है जैसे मंजूषा के प्राण कहीं अटके हैं। असहनीय तकलीफ में भी उसके मुंह से चीत्कारों के साथ बस उसके बच्चों का नाम ही निकल रहा है। मैं एक बार फिर अस्पताल पहुंच गई। मंजूषा से मिलने की अनुमति लेकर वार्ड में पहुंची। पुलिस कर्मचारी भी बाहर ही खड़े थे, जो मुझे देख पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। मंजू, मैंने हल्के से पुकारा। एक अथाह कष्ट में डूबा स्वर कंठ से बाहर आया, सृष्टि। हाँ, हाँ माँ, मैं सृष्टि। न जाने अवचेतन किस प्रेरणा के बसीभूत मैंने बड़ा झूठ बोला। चेहरा पट्टियों से ढका होने की वजह से और दर्द के अतिरेक से उसने मुझे पहचाना नहीं। सृष्टि, मेरी गुड़िया, माफ कर दे। माँ, तुम माफी ना मांगो। एक गलती की तुमने बहुत सजा भुगत ली। तुम बिल्कुल पवित्र हो, गंगा जैसी। मेरी बच्ची, मैं तेरी अच्छी माँ नहीं बन पाई, सबको दुख दिया। तू प्रार्थना कर दे, अब मुझे मुक्ति मिले। अस्फुट से शब्द अत्यंत कष्ट के साथ उसके हलक से निकलते प्रतीत हो रहे थे। माँ, तुम ठीक हो जाओ, हम साथ में रहेंगे। जाने की बात मत करो, ठीक हो जाओ। और कुछ क्षणों में ही उसकी चीत्कारें शांत हो चुकी थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं। वह इस स्वार्थी दुनिया से दूर जा चुकी थी। कानूनन ये केस खत्म हो चुका था। सबके होते हुए भी आज वह लावारिस थी। सिर्फ एक खता उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनाह बन गई, जिसकी कीमत उसने इतने साल पागल खाने में काट कर और अंततोगत्वा जान देकर चुकाई। क्या गुनहगार सिर्फ वही थी? शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द का सहारा ढूंढना उसकी गलती अवश्य थी, पर यह गलती करने पर मजबूर किसने किया? क्या वह गुनाह नहीं था? अपने से 13 वर्ष छोटी लड़की से विवाह कर उसकी छोटी छोटी आशाओं को भी पूरा न करने वाला, उसके सपनों को कुचलने वाला गुनहगार नहीं था? उसे अपने जाल में फंसाकर पथभ्रष्ट करने वाला गुनहगार नहीं था? उसके साथ अन्याय होते देखकर भी जो परिवार वाले चुप्पी साधे रहे, वो गुनहगार नहीं थे? उसके बच्चे, जिनके लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसकी उपेक्षा करने वाले, क्या वे जिम्मेदार नहीं थे? ये सब तुम्हारे गुनहगार हैं मंजूषा। तुम्हारे गुनाह में इन सबका गुनाह भी शामिल है। तुम तो अपने साथ साथ इनके हिस्से की भी सजा भी काट गईं। ईश्वर तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे। दोबारा कभी यहाँ स्त्री बनकर जन्म न लेना। दोस्तों, हमें खेद है कि इस कहानी का दुखद अंत हुआ, क्योंकि ये कहानी
एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। केवल इसके पात्र काल्पनिक हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।